थुल्ला भाग 5। राजीव 5 मिनट में ही थुल्ला के पास पहुंच गया और थुल्ला को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाना चाहा, थुल्ला ने आंखें खोल दी और अपने नन्हे होंठों से राजीव के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए रोने लगा। जीजाजी आप आ गए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। थुल्ला की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखों में राजीव के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। राजीव ने उसे गोद में लिए ही थुल्ला के गालों को चूमने लगा और उसकी भी आंखें नम हो गई। राजीव ने उसे पीछे न लिटाकर अपनी बगल की सीट पर बिठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। रास्ते में थुल्ला ने कहा, जीजाजी आप कहाँ थे, देखो न दीदिया और दादी कितना परेशान हो रही हैं। राजीव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। तुम कहाँ चले गए थे वहां से? राजीव ने थुल्ला से कहा। मैं कहाँ जाता, मैं तो उधर ही था। आप ही कहीं चले गए तो दीदिया बोली मैं आपको बुला कर लाऊं। दीदिया बोली लिफ्ट से नीचे जा, उधर ही साहब होंगे तेरे। राजीव ने कार का ब्रेक लगा के गाड़ी किनारे की और थुल्ला से बहुत से सवाल किए। थुल्ला रो रोकर सब बताता रहा कि उसने कल दोपहर के बाद से कुछ भी नहीं खाया पिया। थुल्ला की बातें सुनकर राजीव भी रुवासा हो गया। उसने थुल्ला अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया, उसके माथे को बार बार चूमने लगा जैसे वो उसका पिता हो। राजीव अब तक समझ गया ये सब रिया का करा धरा है। पूरी रात गीले कपड़ों में रहने से थुल्ला का शरीर तप रहा था। राजीव ने कार में बैठे बैठे ही डॉक्टर को फौरन घर आने को बोला। 10 मिनट में राजीव थुल्ला को लेकर घर पहुंच गया था। माताजी और रिया दोनों एक साथ बैठी थी। राजीव ने बेल बजाई तो रिया ने दरवाजा खोलते ही दिखावा करते हुए थुल्ला को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, लेकिन राजीव ने ऐसा होने नहीं दिया। राजीव ने थुल्ला को अपनी तरफ करते हुए रिया की तरफ घूरा ही या कि एक बार फिर कालबेल बज गई। इस बार राजीव ने दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर खड़ा था। चेकअप के बाद कुछ दवाइयां लिख दी और थुल्ला को आराम करने के लिए बोला। थुल्ला किचन की तरफ जा रहा था तो माताजी ने उसका कंधा पकड़ा और अपने कमरे में ले गई और थुल्ला को कपड़े बदलने के लिए बोला। थुल्ला कपड़े बदल के दादी के कमरे में पड़ी कॉपेट पर लेट गया तो माताजी ने उसको सोफे पर लिटा दिया और चादर उड़ा दी और अर्जुन को आवाज लगाई कि वो थुल्ला के लिए दूध ले आए। राजीव अपनी शर्ट की आस्तीन के बटन बंद करते हुए रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया क्यों कर रही हो ये सब? उसको मारना पीटना और फिर कल तो तुमने हद ही कर दी। क्यों लेकर आई तुम उसको अपने साथ? अगर इतनी ही दुश्मनी थी उस गरीब मासूम के साथ तो साथ लाने की क्या जरूरत थी? वो भगवान की कृपा रही कि वो बच्चा मिल गया। कोई अनहोनी घटना हो जाती तो मेरी बनी बनाई सारी इज्जत तार तार हो जाती। रिया ने राजीव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आप लगातार बोलते जा रहे हैं लेकिन इसमें मैं कहाँ हूँ बीच में? मेरा कसूर क्या है, कुछ बताएंगे? राजीव कपड़े पहन के तैयार हो गया था। वो रिया के करीब गया और रिया के दोनों कंधे पकड़ते हुए रिया को ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले गया और वहां पड़े स्टूल के सामने बिठा दिया। अब रिया और राजीव दोनों का चेहरा आईने के सामने था। राजीव ने शीशे में ही रिया को देखते हुए, रिया तुम्हें शीशे में भी एक रिया दिख रही है न? उस शीशे वाली रिया पूछना तुम्हारा कसूर क्या है? आई होप कि तुम्हें जवाब जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर राजीव कमरे से बाहर आ गया। रिया ने पलट के कुछ कहने की कोशिश की लेकिन राजीव तब तक निकल चुका था। वो माताजी के कमरे में गया तो देखा थुल्ला बेसुध होकर सो रहा था। माताजी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। मम्मी अब बुखार तो नहीं है इसको? राजीव ने माताजी से पूछा। बुखार तो है पर दवाई का असर हो रहा है, थोड़ी देर में उतर जाएगा, माताजी ने राजीव से कहा। मम्मी इसको अपने ही कमरे में रखिएगा और पूरा ख्याल रखिएगा ये कोई काम के लिए न उठ जाए। हाँ हाँ ठीक है, चल ब्रेकफास्ट कर। अर्जुन ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। राजीव और माताजी नाश्ते के लिए बैठे तो माताजी ने रिया को नाश्ता करने के लिए आवाज लगाई। रिया डाइनिंग टेबल पर आ तो गई थी पर उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो अपने को ठगी ठगी सी महसूस कर रही थी।